सुनने वालों को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का प्रणाम स्वीकार हो। मैंने पहले भी इस पर अपने वीडियो डाले थे। बीए प्रथम वर्ष के 5, बीए द्वितीय वर्ष के 5 और बीए तृतीय वर्ष के 5 वीडियो, किंतु किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश वे उनमें से अधिकांश डिलीट हो गए, तो अतः इसको नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ रहा है। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम को जानेंगे। आप सब जानते हैं कि संस्कृत विषय में 2 पत्र होते हैं। प्रथम वर्ष में भी 2 होते हैं, द्वितीय वर्ष में भी 2 होते हैं, तृतीय वर्ष में भी 2 होते हैं, और दोनों ही पत्र जो हैं वो 100-100 अंकों के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम पत्र 100 अंकों का है। इसके जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा वह इस प्रकार होगा कि जो 10 प्रश्न होंगे, प्रथम 10 प्रश्न होंगे, वे तो होंगे आपके 2-2 अंकों के, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं। जैसे उसमें छोटा सा उत्तर होगा 50 शब्दों का। जैसे मान लीजिए कि अपना तृतीय वर्ष का, जैसे प्रथम संस्कृत प्रथम पत्र का सिलेबस में जैसे मान लीजिए कालिदास है, तो कालिदास में जैसे कुमार संभव, तो कुमार संभव में किस पर्वत का वर्णन किया गया, जैसे ऐसा प्रश्न हो जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैसे हिमालय का वर्णन किया होगा। और जैसे द्वितीय इकाई किरातार्जुनीयम है, तो वन्यचर ने किसके राज्य का निरीक्षण किया, तो दुर्योधन के राज्य का निरीक्षण किया। इस तरह से 2-2 अंकों के आपके 10 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 8-8 अंकों के, तो 8 पंचे 40, हाँ ठीक है। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 8-8 अंकों के होंगे, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो 20-20 अंकों के होंगे। तो 10 गुना 20 और 40, 60 और 40, 100, इस प्रकार से 100 अंकों का पाठ्यक्रम होगा। जो दूसरा हिस्सा है जो 8-8 अंकों वाला है, उसका उत्तर आपने 200 शब्दों में देना होगा, और इसमें वही आएगा कि श्लोक आ जाएगा, उसकी व्याख्या आ जाएगी। इस तरह से ज़्यादातर इसमें यही हिस्सा रहने वाला है। गद्यांश आ जाएगा, उसका अनुवाद आ जाएगा। और जो तीसरा हिस्सा है जो 20-20 अंकों का होगा, वे बड़े बड़े प्रश्न होंगे, जिसको हम विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। सब्जेक्टिव आंसर होगा जिसका, यानी कि जिसमें आपको अपना विचार लगाना पड़ेगा, जिसमें आपकी सोच दिखाई देगी विषय के साथ साथ। उसको जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हिमालय का वर्णन करें, या पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करें, या दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करें, या विश्रुत के चरित्र का चित्रण करें, आदि आदि। इस तरह से, या याज्ञवल्क्य स्मृति में धन का जो बंटवारा किया गया है, धन संपत्ति का जो विभाजन किया गया है, वो किस तरह से किया गया है। इस तरह से ये बड़े प्रश्न होंगे, 20 अंकों के 2 प्रश्न। तो इस तरह से अंक विभाजन रहेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम पत्र में भी 4 इकाइयाँ होंगी, और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 4 इकाइयाँ होंगी। तो 4 इकाइयों का मतलब है कि एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए हम प्रथम पत्र लेते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र लेते हैं, तो पहली इकाई जो होगी वह कुमार संभव की होगी। कुमार संभव आप सब जानते हैं कि कालिदास की प्रथम रचना, कालिदास का वो है महाकाव्य है कुमार संभव। तो कालिदास ने इसमें जो
हिमालय का वर्णन या पार्वती के सौंदर्य का वर्णन ये प्रथम सर्ग में रखा है, तो हमको प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। इसमें कुल मिलाकर 17 सर्ग हैं, लेकिन हमने जो है वह प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। तो प्रथम सर्ग में श्लोकों की व्याख्या आएगी, कुमार संभव की कथा वस्तु आ सकती है, हिमालय का वर्णन आ सकता है, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन आ सकता है, कालिदास की उपमा के बारे में आ सकता है। तो ये सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं कुमार संभव में। श्लोकों की व्याख्या तो वो जो आपको बताया गया है कि 8-8 अंकों के 5 प्रश्न होंगे उसमें आएगी, और जो 20 अंकों का वस्तु विषयनिष्ठ प्रश्न होगा उसमें ये बातें आ सकती हैं कि कुमार संभव की कथा वस्तु लिखें, हिमालय का वर्णन करें, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करें, कालिदास की उपमा के बारे में बताएं। तो यह आपका हो गया प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई, कुमार संभव कालिदास रचित प्रथम सर्ग। दूसरी इकाई है भारवी रचित किरातार्जुनीयम। हम सब जानते हैं कि महाकाव्य, संस्कृत के महाकाव्य में बृहत्त्रयी कहलाता है। तो बृहत्त्रयी का एक जो महाकाव्य है वह भारवी का किरातार्जुनीयम है। दूसरा शिशुपाल वध है, और तीसरा नैषधि चरित है, ये हम सब जानते हैं। तो हमको किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा दुर्योधन के राज्य का वर्णन है, फिर युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2-2 अंकों के हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। जैसे हो सकता है कि वनेचर ने किसके राज्य का निरीक्षण किया, वनेचर ने किसको आकर सुनाया राज्य का वर्णन, द्रौपदी ने किससे संवाद किया, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और जो श्लोकों की व्याख्या आएगी वो उसी तरह से 8 अंकों वाले में जो 8 अंकों के 5 प्रश्न होंगे उनमें आएगी। और इसमें जो विषयनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं वो हैं भारवी का परिचय, और किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु, और भारवेर अर्थ गौरवम कहा जाता है। भारवी का अर्थ गौरव, छोटी बात में, छोटे से वाक्य में ही वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं, इसको अर्थ गौरव कहा जाता है। यह भारवेर अर्थ गौरव में आएगा। फिर भारवी की संवाद शैली, संवाद जो हुआ है वनेचर का और युधिष्ठिर का और द्रौपदी का, तो ये जो संवाद शैली है उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार से दूसरी इकाई किरातार्जुनीयम की रहने वाली। तीसरी इकाई दशकुमार चरित, दंडी का है दशकुमार चरित, और यह गद्य है, गद्य साहित्य दशकुमार चरित। तो इसमें उच्छ्वासों में बटा हुआ है यह। तो उच्छ्वास में से अष्टम उच्छ्वास, उच्छ्वास यह समझ लीजिए, उच्छ्वास मतलब अध्याय। तो अष्टम उच्छ्वास जो विश्रुत चरित, विश्रुत चरित क्यों कहा जाता है इसको, कि इसका जो नायक है इस हिस्से का, उसका नाम है विश्रुत। वी और श, तालब श, शंकर वाला श, र, छोटे की मात्रा, और त, विश्रुत चरित। तो नायक का नाम विश्रुत है, इसलिए विश्रुत चरित कहा जाता है। तो विश्रुत चरित का इसमें वर्णन है। और इसमें पद्य नहीं है, चूँकि यह गद्य है इसलिए गद्यांश आएंगे, अनुच्छेद आएंगे, और उनका अनुवाद आ सकता है, उनकी व्याख्या आ सकती है। और जैसे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या बन सकता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि अष्टम उच्छ्वास में किस राजकुमार का वर्णन है, किस व्यक्ति का वर्णन, तो विश्रुत का वर्णन है, विश्रुत के पिता का नाम बताइए, विश्रुत की माँ का नाम बताइए। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और गद्यांश का जैसे आपको पहले बताया गया कि 8 अंकों वाला जो होगा वह गद्यांश होगा, और उसकी व्याख्या करनी होगी। और इसमें जो विषयनिष्ठ प्रश्न होगा जो 20 अंकों का, तो वह यह हो सकता है कि विश्रुत चरित्र का कथासार लिखें, विश्रुत का चरित्र चित्रण करें। और उसमें जैसे विश्रुत चरित्र में या दंडी के दशकुमार चरित्र के अष्टम उच्छ्वास में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसका वर्णन करें, या दंडी की भाषा शैली कैसी है, ये विश्रुत चरित्र के आधार पर होता है। क्योंकि दंडी को जो संस्कृत का गद्य साहित्य है उसमें बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट,
तीन गद्य साहित्य के, संस्कृत गद्य साहित्य के सबसे ऊंचे शिखर हैं। तो उसमें से दंडी का जो है पद लालित्य कहा जाता है, दंडिनः पद लालित्य, दंडी का जो पद लालित्य है, पदों की सुंदरता, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दंडी का पद लालित्य इसमें कैसे दिखता है। वैसे दंडी ने काव्यादर्श नाम का भी एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें काव्य कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। तो ये सब बातें यदि आप जोड़ेंगे तो निश्चय ही आपका उत्तर जो है वह अच्छा और अधिक अच्छा शोभायुक्त होगा। तो इस तरह से यह तीसरी इकाई है दंडी के दश कुमार चरित का अष्टम उच्छ्वास विशुद्ध चरित, यह तीसरी इकाई है। इसके बाद जो चौथी इकाई है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। हम आप सब जानते हैं कि 18 पुराण हैं, तो 18 ही स्मृतियाँ भी, और इनमें सबसे जो 2-3 स्मृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक मनुस्मृति है, एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, एक नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है। तो इस तरह से जो स्मृतियाँ हैं ये बड़ी प्रसिद्ध स्मृतियाँ हैं। तो स्मृतियों के बारे में यह कहा जाता है कि ये वेदों की ही व्याख्याएँ हैं, तथापि इसमें बहुत सी बातें लौकिक भी होती हैं। जैसे यदि आप जिस याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ेंगे, उसका जो व्यवहाराध्याय है, वो व्यवहार का अध्याय, उसका जो दाय भाग है, दाय भाग मतलब दाय भाग पढ़ना है। दाय भाग का अर्थ होता है, दाय मतलब होता है जो परंपरा से प्राप्त है। तो जो दाय भाग है, जैसे मेरे पूर्वज मेरे लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए, तो उस संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा, भाइयों में कैसे बंटवारा होगा, पुत्र में कैसे बंटवारा होगा, पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा। और ये आप जैसा कि जानते हैं उन दिनों बहुविवाह की प्रथा थी। तो जैसे एक ब्राह्मण की, जैसे मान लीजिए अगर ब्राह्मण पत्नी है तो उसके बच्चों को कितना मिलेगा, अगर राज और क्षत्रिय पत्नी है तो उसके बच्चों को कितना मिलेगा, ये सब अलग अलग विभाजन किए हुए हैं। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से जो संतानें उत्पन्न होंगी उसको कितना धन मिलेगा, धन की अगर सही ढंग से बंटवारा नहीं हो तो क्या क्या कर सकते हैं उस धन को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए। ये सारी बातें बहुत ही विस्तार से दाय भाग में याज्ञवल्क्य ने अपने व्यवहार अध्याय में लिखी है, तो उसको पढ़ेंगे। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाती है, ब्राह्मण से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाती है, या प्रतिलोम विवाह से जैसे क्षत्रिय ने ब्राह्मणी से विवाह कर लिया तो उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है, उन सब के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यही प्रश्न हो सकता है। उसके बाद यह प्रश्न हो सकता है कि बड़े पुत्र को कितनी संपत्ति अधिक देने की बात याज्ञवल्क्य ने कही है। तो इस तरह की बातें वस्तुनिष्ठ में हो जाएंगी। और जो 8 अंकों का जो 200 शब्दों में जिसका उत्तर देना है वह है, तो जैसे उसमें कोई आपको कारिका दे दी गई और कारिका की व्याख्या करनी है। कारिका मतलब श्लोक समझ लीजिए, श्लोक उसकी व्याख्या। और जो 20 अंकों का विषयनिष्ठ प्रश्न है जो 500 शब्दों में जिसका उत्तर आपने देना है, तो उसमें जैसे ये आ जाएगा कि अनुलोम विवाह में अपने अलग अलग संतानों में कैसे कोई व्यक्ति अपने धन का विभाजन कर सकता है, और या फिर स्त्री के लिए कितना धन है, बेटी के लिए कितना धन है, बेटे के लिए कितना धन है। इस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकता है। तो ये इस प्रकार से यह चौथी इकाई होती है। तो इस तरह से ये आज हम BA तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का हमने आज सिलेबस पाठ्यक्रम देखा, उसका पारायण किया। अगला जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका आगे हम पारायण करेंगे। धन्यवाद।